वो आपके सामने रखना चाहूँगा। तो सबसे पहले जब हम जानने की कोशिश करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि सोवियत प्रणाली किसे कहते हैं। तो उसको जानने से पहले आपको जानना होगा कि सोवियत प्रणाली से पहले दो तरह की प्रणाली है। आप जानते होंगे कि विश्व में दो प्रणालियां काम कर रही थी, एक थी सोवियत प्रणाली और दूसरी थी पूंजीवादी। विश्व उस समय में दो ग्रुप में बटा हुआ था, एक पूंजीवाद और एक सोवियत संघ। पूंजीवाद को फॉलो कर रहे थे अमेरिका और उसके साथ ही, और दूसरी तरफ जब हम आएंगे तो हमारे पास सोवियत प्रणाली थी। तो विश्व दो ग्रुप में बटा हुआ था, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक विश्व का कुछ हिस्सा एक फॉलो कर रहा था किसे, अमेरिका और उसके टीम को। दूसरी तरफ सोवियत प्रणाली थी जिसको यूएसएसआर भी हम कहते हैं, रूस और उसके दूसरे साथी फॉलो कर रहे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि सोवियत प्रणाली किसे कहते हैं। सोवियत संघ में समतावादी समाज के निर्माण के लिए एक केंद्रीकृत योजना, राज्य के नियंत्रण पर आधारित और साम्यवादी दल द्वारा निर्देशित व्यवस्था सोवियत प्रणाली के नाम से पहचानी गई है। यानी कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें रूस और उसके साथी देश मिले हुए थे और वो समाज के प्रति काम करना चाह रहे थे, जिसे हम कम्युनिस्ट सिस्टम कह सकते हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे इस प्रणाली की क्या क्या खूबियाँ थी, क्या क्या विशेषताएं थी। तो नंबर 1, सोवियत प्रणाली पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध तथा समाजवाद के आदर्शों से प्रेरित थी। नंबर 2, सोवियत प्रणाली में नियोजित अर्थव्यवस्था थी कि ऐसी अर्थव्यवस्था करने की कोशिश की जिसे प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं। उसी को भारत ने भी अपनाया था। आपने पढ़ा होगा कि पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना और फिर पंचवर्षीय योजना को लागू करने के लिए एनडीसी बना था। तो उन सब पर हमने चर्चा की थी। साम्यवादी पार्टी का दबदबा। तीसरा, न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा सभी नागरिकों को उपलब्ध थी। चौथा, बेरोजगारी का अभाव था। पांचवा, उन्नत संचार प्रणाली। उसके बाद मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व, यानी कि देश में जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो प्रॉपर्टी पर जो मालिक होगा उसका राज्य होगा, ना कि कोई व्यक्ति होगा। जैसे चारागाह हो सकता है, जैसे बहुत बड़ा लैंड हो सकता है, ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें थी। उत्पादन के साधनों पर राज्य का नियंत्रण। तो ओवरऑल हम क्या जानते हैं कि सोवियत प्रणाली में जो था वो सरकार का कंट्रोल था। सरकार रेगुलेट करती थी और उसमें जनता के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाती थी। सोवियत संघ के में एक बहुत बड़ा नाम है मिखाइल गोर्बाचेव का और उसके सुधार का। हम जानते हैं कि 1945 के बाद सोवियत संघ का बनना शुरू होता है। 1916 में एक अपने आप स्ट्रॉन्ग रूप में आ जाता है और 1989 और 90 के आसपास में सोवियत संघ खत्म हो जाता है। तो उसके पीछे कई सारे कारण हैं जिस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी देखते हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव और उसके सुधार। सोवियत संघ को बचाने के लिए मिखाइल गोर्बाचेव ने बहुत सारे सुधार किए थे, उस पर चर्चा करेंगे। 1980 के दशक में मिखाइल गोर्बाचेव ने राजनीतिक सुधारों तथा लोकतांत्रिकरण को अपनाया। मिखाइल गोर्बाचेव ने पुनर्रचना और खुलेपन के नाम से आर्थिक सुधार लागू किए। पहले तो क्या था, खुलापन नहीं था, ओपन मार्केट नहीं था, बल्कि वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव ने खुलेपन के मार्केट को अपनाया और ऐसे बहुत सारी आर्थिक सुधार लाने की कोशिश की, जिस पर हम नोट्स भी बना चुके हैं। क्लास नोट्स आपके पास होंगे। आगे पढ़ते हैं कि सोवियत संघ के विघटन। एक अक्सर सवाल आता है कि सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण क्या थे। तो सबसे पहला कारण था नागरिकों की आकांक्षाओं का पूरा ना होना। यानी कि आप देखेंगे कि सोवियत संघ के जो विघटन का कारण था उसको हम समझेंगे। पहले ये पॉइंट्स एक बार देख लीजिए। सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का सिकंजा, साम्यवादी पार्टी का राजनीतिक पर अंकुश, संसाधनों का अधिकतम उपयोग, हथियारों व परमाणु हथियारों के विकास और उनके रखरखाव पर खर्च किया जाना, प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचों में पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे होना, सोवियत संघ में रूस का अन्य गणराज्यों पर वर्चस्व स्थापित करने की नीति, गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधारों का विरोध होना, अर्थव्यवस्था का गतिरोध होना और उपभोक्ता वस्तुओं की कमी होना, राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा का उभार, सोवियत प्रणाली का सत्तावादी तानाशाही होना, साम्यवादी पार्टी का जनता के प्रति जवाबदेह न होना।